ओके, गुड आफ्टरनून ऑल। वो प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस पढ़ रहे थे हम। प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस में आपके सेक्शन नंबर 7, 8, 9, यहां से तो हमने क्या किया था, यहां से तो हमने रूल पढ़ा था कि कब इंट्रा स्टेट होगा और कब इंटर स्टेट माना जाएगा। ठीक है, 10, 11 ये दो सेक्शन यूज आते हैं आपके गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने में, और 12, 13 ये दो सेक्शन काम आ रहे हैं आपके सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने में। तो ये सारे पॉइंट्स हम कर चुके हैं। अब एक तो आपको कुछ सर्कुलर्स बताने हैं और कुछ क्वेश्चंस में आपको अगर डाउट होगा तो वो डिस्कस करना है। देखो, क्लेरिफिकेशन, सर्कुलर नंबर दे रखा है, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इशू पता करना है और उसका क्या क्लेरिफिकेशन दे रखा है डिपार्टमेंट ने वो देखना है। ये सर्कुलर जो इश्यू करता है वो होता है सीबीआईसी। ठीक है, सीबीआईसी के द्वारा सर्कुलर इश्यू किए जाते हैं, और ये जो सर्कुलर होते हैं ये डिपार्टमेंट पे लागू होते हैं, एसएससी पे लागू नहीं होते। मतलब एसएससी इनको चैलेंज कर सकता है। ठीक है, पर फिर भी प्राइमा फेसी इसी को मान के चला जाता है। अगर इस कोई भी कॉन्ट्रेरी डिसीजन नहीं है तो फिर इनको सही माना जाता है प्रोविजन को, और इसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना पड़ता है। देखो, इशू क्या है, एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस है। The exporter outsources some portion of the service contract outside India, and the consideration for that part is paid by the recipient directly to the outsourced entity outside India. What would be the tax treatment of that outsourced portion? देखना क्या हो रहा है। ये है आपका मिस्टर इंडिया, मतलब इंडिया का कोई पर्सन है। ठीक है, ये मिस्टर इंडिया हो गया, ये हो गया मिस्टर यूएस। ही इज रेसिपिएंट एंड ही इज सप्लायर। तो देखो, सप्लायर इंडिया का है, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया का है। मुझे फटाफट बताओ, सेक्शन नंबर 12 काम आएगा या सेक्शन नंबर 13 काम आएगा? विच सेक्शन विल बी यूज टू फाइंड आउट? सेक्शन 14 कहां से आ गया? जस्ट स्लिप ऑफ फिंगर। चलो, सेक्शन 13 काम आएगा, ये सबको पता है। अब ये इशू क्या हो रहा है वो देखना। ये बोला जा रहा है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट जो किया है, मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपए की सर्विस देने का वादा हुआ है, पर मिस्टर इंडिया ने क्या किया, एक बाहर ही पर्सन को अपॉइंट किया, सपोज मिस्टर सेम यूएस। इसको क्या किया गया, आउटसोर्स कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पोर्शन। तो मान लेता हूं कि ये 4 लाख की सर्विसेज तो ये दे रहा है, ये सर्विसेज किसके भी पे दे रहा है, सेम। इसको आउटसोर्स किया है, आउटसोर्स्ड बाई, किसने आउटसोर्स किया है, मिस्टर इंडियन। ठीक है, और मिस्टर इंडिया कितने रुपए की सर्विस दे रहा है उसको, 6 लाख रुपए की। अब देखो यहाँ पे पॉइंट जो है समझने वाला वो देखना, ये इसको बिल इशू कितने का करेगा, ये इसको 10 लैक्स का बिल इशू करेगा। ठीक है, ये इसको बिल इशू करेगा कितना, 4 लैक्स का। बस ये ट्रांजेक्शन समझनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ, एक सप्लाई है या दो सप्लाई नजर आ रही है आपको? नंबर ऑफ सप्लाई कितनी नजर आ रही है यहाँ पे? बोलो ना, हाउ मैनी नंबर ऑफ सप्लाई? 3 आ रही है आपको। 3 कौन कौन सी हो गई? 2 ही होगी ना, 3 कौन कौन सी हो जाएगी? देखो, एक तो होगी मिस्टर इंडिया टू मिस्टर यूएस, दूसरी होगी मिस्टर सेम टू मिस्टर इंडिया, तीसरी कौन सी है बताना मुझे। तीसरी कोई नहीं है, यहाँ पे 2 ही सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है,
देखो मिस्टर इंडिया ने मिस्टर यूएस को जो सप्लाई की है, इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? 10 lakhs पूरी वैल्यू मानेंगे इसको, भले ही उसने आउटसोर्स कर दिया हो। और 10 lakhs की इसकी वैल्यू मानी जाएगी। मिस्टर सेम ने मिस्टर इंडिया को जो सर्विस दी है उसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 4 लाख रुपए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, ये हो जाएगी आपकी इंपोर्ट ऑफ सर्विस। आपको पता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे एफसीएम लगेगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आरसीएम लगेगा, मतलब दोनों ही केस में टैक्स का पेमेंट किसको करना है? मिस्टर इंडिया को। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर इंडिया की आउटवर्ड सप्लाई कितनी हो गई यहाँ पे? इस एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं मिस्टर इंडिया के लिए, अगर एग्जाम्पल बनाए यहाँ पे, मिस्टर इंडिया की आउटवर्ड सप्लाई कितने रुपए की है? 10 lakhs की, जो कि इसने एक्सपोर्ट मानी जाएगी। और इसकी इनवर्ड सप्लाई कितने की है? 4 लाख रुपए की, जो कि इंपोर्ट मानी जाएगी। अब आपको पता है इंपोर्ट पे टैक्स देगा ये आरसीएम में, आरसीएम में टैक्स देने के बाद उसका क्या ले लेगा? आईटीसी ले लेगा। तो कोई डबल टैक्सेशन का फंडा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये टैक्स देना पड़ेगा, पर इसको इंपोर्ट करते वक्त ये टैक्स देगा, उसका आईटीसी ले लेगा, और एक्सपोर्ट करते वक्त अगर ये कौन सा ऑप्शन चूज करता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो आपको पता है सारी चीज। अगर वो पेमेंट वाला ऑप्शन चूज करता है तो आईटीसी सेट ऑफ हो जाएगा, अगर वो विदाउट पेमेंट वाला करता है तो आईटीसी का रिफंड मिल सकता है। क्लियर है सर्कुलर? दिस इज योर सर्कुलर नंबर 1। एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो लिख लो फटाफट। यहाँ पे मिस्टर इंडिया ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया था 10 लाख का, उसमें से 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट उसने आउटसोर्स कर दिया इंडिया के बाहर किसी को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल रहे हैं मिस्टर इंडिया इनवॉइस कितने का इश्यू करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो पूरी वैल्यू का इनवॉइस इश्यू कर रहा है तो उसकी पूरी वैल्यू को एक्सपोर्ट माना जाएगा, और जितनी वैल्यू का उसने कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स कर दिया है उसका, क्योंकि उसे बिल रिसीव होगा तो वो उसके लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा, जिसपे आरसीएम में उसे टैक्स देना पड़ेगा। हो गया क्या नोट? चलो जी, दिस इज सर्कुलर नंबर 1। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोर्ट्स। पोर्ट मतलब एयरपोर्ट होगा, है ना, या सॉरी पोर्ट है यहाँ पे, एयरपोर्ट नहीं। पोर्ट जो सर्विसेज दे रहा है, पोर्ट अथॉरिटी सर्विस दे रही है अपनी क्लाइंट्स को। कौन सी सर्विसेज की बात कर रहा है? कार्गो हैंडलिंग की, सच एज अनलोडिंग ऑफ वैगन्स, ठीक है। जो आपके पार्सल आते हैं जिसको कंटेनर्स बोलते हैं बड़े बड़े, उन वैगन्स को अनलोड करने की सर्विस आपको पोर्ट पे मिल रही है। मूवमेंट ऑफ अनलोडेड कार्गो टू प्लॉट एंड स्टेकिंग देयर ऑफ, मतलब उसको जमाना। मूवमेंट ऑफ अनलोडेड कार्गो टू बर्थ, शिपमेंट एंड लोडिंग ऑन वेसल, साइडिंग ऑफ वैगन्स इनसाइड द पोर्ट। मतलब पोर्ट के ऊपर आपको बहुत सारी सर्विसेज दे रहा है। सर्विस देने वाला कौन है? पोर्ट अथॉरिटी। और सर्विस लेने वाला कौन है? वो इंपोर्टर भी हो सकता है या एक्सपोर्टर भी हो सकता है। अब इशू ये आ रहा है कि इन सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12(2) से निकलेगा, 13(2) से निकलेगा, 12(3) से निकलेगा, या एक 13(3) भी बोल सकते हैं यहाँ पे, 13(4) था सॉरी। ये किसके थे आपको पता हो तो? ये किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, these two sections are related to, बताओ ये दोनों सेक्शन किससे रिलेटेड है? 12(3) और 13(4) तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये जनरल प्रोविजन है। अब आप एक बार सर्कुलर को भूल जाओ, आप अपना माइंड लगा के मुझे बताओ
यहाँ पे कौन सा प्रोविजन अप्लाई होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला होना चाहिए या फिर जनरल प्रोविजन होना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। क्या कोई ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज नजर आ रही है क्या आपको? नहीं आ रही तो बहुत सिंपल सा आंसर है, यहाँ पे कोई इशू है ही नहीं। यहाँ पे सिंपल बोला है 12(2) और 13(2) अप्लाई होगा। अब 12(2) कब होगा, 13(2) को कब होगा, ये सब आपको पता है। अगर पोर्ट अथॉरिटी तो देखो इंडिया की है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर रेसिपिएंट जो है वो आउटसाइड इंडिया का होगा तो 13(2) लगा देना, रेसिपिएंट इंडिया का होगा तो 12(2) लगा देना। क्लियर? बोलो क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला सर्कुलर है आपका अनपॉलिश्ड डायमंड्स, इनको इंडिया में टेम्परली इंपोर्ट किया जा रहा है। अब आपको याद होगा, ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या आपको? मिस्टर इंडिया है यहाँ पे और इसके पास इंडिया के बाहर से देखो यहां से अनपॉलिश्ड डायमंड्स आए। अनपॉलिश्ड डायमंड्स कहां से आए? ये आउटसाइड इंडिया से। ठीक है, सपोज मैं दुबई बोल देता हूँ, दुबई से पॉलिश अनपॉलिश डायमंड्स आए हैं। ये क्या करेगा इनके ऊपर? ये जॉब वर्क करेगा। जॉब वर्क किस चीज का जॉब वर्क है? पॉलिश करने का मान लेते हैं। पॉलिश करके वापस रिटर्न करेगा। चलो बताओ मुझे इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? लोकेशन ऑफ सप्लायर नो डाउट इंडिया होगी, तो राजस्थान मान लेता हूं मैं। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी आपके अकॉर्डिंग? एज इट इज एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी लिखा रखा है। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? क्या जहां पे सर्विसिंग, जहां पे जॉब वर्क हो रहा है वो मानेंगे या फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मानेंगे? और सेक्शन याद है तो सेक्शन भी बताओ। विच सेक्शन? सेक्शन 12 था या 13 था, पहले तो ये बताओ। 13(3), वेरी गुड। 13(3) में आपने पढ़ा था, मैंने एग्जाम्पल यही दिया था वहां पे भी आपको। तो यहाँ पे एलओआर होगा, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी होगा। ठीक है, सो ये सर्कुलर आया हुआ है। देखो 13(2) से निकाला जाएगा और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। चले आगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो एक ऊपर सर्कुलर और दिया हुआ है आपको यहाँ पे, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड का, है ना? क्या सर्विसेज है? सप्लाई ऑफ सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज। सैटेलाइट आप सबको पता है, सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में लगाई जाती है उसकी लॉन्चिंग करने की सर्विस कौन दे रहा है? अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब ये तो सप्लायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या आ रही है देखो, सर्विस प्रोवाइडेड टू डोमेस्टिक कंपनी वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज इन इंडिया। कौन सा सेक्शन लगेगा? फटाफट से बताओ, कौन सा सेक्शन लगेगा? सप्लायर रेसिपिएंट दोनों इंडिया में, 12 लगेगा। अब यहाँ पे 12 का कौन सा क्लोज लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सर्विस के ऊपर जो इश्यू है वो ये है कि इसको कौन से क्लोज में कवर किया जाए। 12, 13 तो चलो सबको याद हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ कौन सा क्लोज लगाए? तो वो आपको बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला क्लोज लगा दो यहाँ पे। दिस इज क्लेरिफिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का जो क्लोज लगता है हमें, वो क्लोज लगाना है यहाँ पे। क्या था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का क्लोज? देखो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन कर क्या रही है एक्चुअल में, वो सैटेलाइट को लॉन्च कर रही है, वो अंतरिक्ष में सैटेलाइट फिट करेगी। तो इसको हम बोल सकते हैं वो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन। सैटेलाइट क्या हो गया? गुड्स। उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब देखो आंसर क्या दे रखा है, रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, आपको पता है ओरिजिन होता है इसका आंसर, लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर टू रेसिपिएंट। तो आंसर वही है, आंसर कुछ नया नहीं है, केवल आप इसको कनेक्ट कर लो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो तो एलओआर। क्लियर?
तो देखो यहाँ पे दोनों ही केस में अगर दोनों बंदे इंडिया के हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई आ रही है जहां पे ओरिजिन है, तो ये दोनों एलओएस भी इंडिया आ गया और पीओएस भी इंडिया आ गया, मतलब ये टैक्स लग जाएगा यहाँ, हेंस लिखा हुआ है टैक्सेबल। बोलो आगे के समझ में? कुछ भी स्पेशल बात तो है नहीं इसके अंदर, केवल आपको इससे कनेक्ट करना है। इतना सा इश्यू था, ये आपको समझना है कि इससे कनेक्ट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। इधर आ जाओ। अगर बोल रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ओवरसीज कस्टमर, किसी फॉरेनर के लिए काम कर रही है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, तो अब की बार क्या होगा, सेक्शन 13 लग जाएगा। और 13 में ट्रांसपोर्टेशन का आंसर क्या था, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स का डेस्टिनेशन क्या होगा मुझे बताओ, इंडिया होगा या अंतरिक्ष होगा? कहाँ जा रहे हैं गुड्स, व्हाट विल बी द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी हो जाएगा ना, इसलिए इसको बोला है देखो, जीरो रेटेड सप्लाई एंड नॉट टैक्सेबल टू जीएसटी, इसको जीरो रेटेड मान लिया जाएगा यहाँ। तो 4 सर्कुलर है टोटल, वो 4 सर्कुलर आप याद कर लेना। क्लियर है क्या सबको? चले आगे। चलो अब पहले तो मेरे को बताओ, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे वो क्वेश्चंस ट्राई किए क्या आपने? तब तो इसमें से जो डाउट हो आपको वो क्वेश्चंस ले लेते हैं। नहीं हुए तो फिर फायदा नहीं होगा ऐसे करने से। कुछ किए हैं देखो, हरीश ने किए हैं। जो जो जिसको भी डाउट है, कोई इशू नहीं है, जितने में डाउट है वो बता दो, बाकी हम बाद में ले लेंगे, कोई इशू नहीं। 7 बोला एक तो आपने, 7 में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, है क्या दिक्कत इसमें? कल नहीं किया था क्या ये क्वेश्चन? देखो एक बार क्या बोल रहा है। मैसर्स करीना लिमिटेड incorporated in Mumbai owns a godown in Chennai. Mr. M of Mumbai approached Mrs. Karina Limited of Mumbai for purchase of goods lying in godown at Chennai. ठीक है। Mr. M informed that he does not want delivery of goods in Mumbai. Mrs. Karina Limited issue invoice for sale of goods in Mumbai. Find the place of supply of goods and levy of tax. इसमें क्या दिक्कत हो गई? इसमें क्या हुआ देखो, आप चेक करो यहाँ पे। सप्लायर की लोकेशन, दो चीजें फाइंड आउट करनी है ना आपको। एक तो लोकेशन ऑफ सप्लायर बताओ मुझे फटाफट देख के, और गुड्स में इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी वो बताओ। बोलो, लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई होगी, महाराष्ट्र होगी, कोई इश्यू नहीं है इसमें। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, कहां पे डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स बताओ मुझे। अब इसमें क्लियरिटी है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, ये मानते हो आप, तो भी गुड्स का मूवमेंट कहाँ दिया जा रहा है, चेन्नई में। और मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, मतलब डिलीवरी कहाँ दे रहे हैं गुड्स की, गुड्स कहाँ पड़े हैं वहां पे, वो भी चेन्नई है। ठीक है, फिर भी हम तो मूवमेंट ऑफ गुड्स मान के चल लेते हैं, क्योंकि डिलीवरी तो दे ही रहे हैं ना वहां पे। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स चेन्नई है, तो आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई कौन से में आता है, तमिलनाडु, तो यहाँ पे आईजीएसटी लग जाएगा। लो जी, क्लियर है क्या ये तो? अब एक एक क्वेश्चन बताओ मेरे को, वो लिस्ट ऊपर चली गई चैटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, 7 के बाद कौन सा बताया था आपने? 23, 27। चलो एक बार 23 और 27 पे आते हैं। दिस इज 23। मिस्टर कपिल शर्मा, a Jalandhar based comedian, hosted a comedy show at Singapore on birthday occasion of Mumbai based actor Mr. Shahrukh Khan's son Abram। ठीक है, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई लिख रखा है मुंबई, और आईजीएसटी लगेगा। देखो आप तो अपने हिसाब से निकालो एक बार। एलओएस क्या होगा, कपिल शर्मा है ना यहाँ पे सप्लायर, सर्विस देने वाला कौन है, कपिल शर्मा। बोलो कहाँ का है?
जलंधर मान के चलेंगे, कुछ नहीं लिख रखा क्योंकि जलंधर वेस्ट बोल रखा है। जलंधर मतलब क्या? पंजाब, पंजाब। लो जी, LOS तो पंजाब हो जाएगा। POS क्या होगा यहाँ पे? अब अगर इसको मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर मान लूं, ठीक है ना, वैसे तो इसने होस्टिंग की है, होस्टिंग की है इसने, तो मतलब ये तो एक तरीके से सर्विस आती है इसकी नॉर्मल। ठीक है, फिर भी मैं अगर इसको इवेंट ऑर्गेनाइजर मानूं तो इवेंट का आंसर क्या था बताओ मुझे? इवेंट का आंसर क्या था? इवेंट में दो चीजें होती है, पहले तो B2B देखोगे आप और B2C देखोगे। बताओ ये B2B ट्रांजेक्शन है या B2C ट्रांजेक्शन है? B2C है ना ये तो, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे का बर्थडे है। ठीक है जी, तो B2C ट्रांजेक्शन है क्योंकि कोई रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है सामने। B2C में आपने पढ़ा था इवेंट इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, तो ये इवेंट कहाँ हो रहा है? सिंगापुर। इवेंट इंडिया के बाहर है तो आंसर होगा LOR। LOR क्या है? मुंबई महाराष्ट्र। कौन सा टैक्स लगेगा? IGST लग जाएगा। ठीक है जी। अगर इसको मैं जनरल क्लोज में आंसर निकालता तो भी यही आता, तो भी आंसर डिफरेंट नहीं होता। तो एग्जाम में अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन हो तो एक अजम्पशन लेके कर देना। इन्होंने पर जो क्वेश्चन बनाया ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। ये क्वेश्चन बनाया है, ये इवेंट के हिसाब से बना रखा है इन्होंने। ठीक है, हालांकि आंसर अपने दोनों से सेम आ रहा है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, 23 के बाद कौन सा बोला था आपने? 27। 27 ले लेते हैं पहले, फिर 14 बोल रहे हो आप। ठीक है, 27 में क्या है ये क्वेश्चन? इवेंट ऑर्गेनाइजर है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, और उसने जो इवेंट किया है वो 3 जगह किया है यहाँ पे। ओके, और किसके लिए किया है? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए किया है, B2B ट्रांजेक्शन है। अब देखो B2B या B2C से फर्क नहीं पड़ रहा, एक्सप्लेनेशन जो है ना उसको ये मान के चला जा रहा है कि वो B2C और B2C, B2B और B2C दोनों पे लागू होगी। आ रही बात समझ में? एक्सप्लेनेशन क्या थी? एक्सप्लेनेशन याद है क्या आपको? एक्सप्लेनेशन थी अगर एक से ज्यादा लोकेशन है तो सभी लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा और वैल्यू अपोर्शन किया जाएगा। वैल्यू के तरीके देखो दे रखे हैं यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं तो नंबर ऑफ डेज में अपोर्शन कर दो। टोटल कॉन्ट्रैक्ट की कितनी वैल्यू है? 48 करोड़। तो 48 करोड़ को इस रेशियो में बांट दो, बस इतना ही करना है इसमें तो। 12:18:20। आ गया समझ में? यही किया होगा यहाँ पे देखो। यही है देखो, टोटल 48 आ रहा है ना, 48 को इस रेशियो में बांट दिया, और आगे का आपको पता ही है, सप्लायर के लोकेशन बता दोगे आप और POS बता दोगे आप जहां जहां इवेंट हो रहा है। ये सेपरेटली नॉन वाला केस नहीं है, ये रीजनेबल बेसिस वाला केस है। ये आप ये बोल सकते हो, यहाँ पे देखो उन्होंने जो फीस बताई थी ना, वो फीस यहाँ पे बताई थी अलग अलग, तो कॉन्ट्रैक्ट में बेसिस बता रखा है, फिर उन्होंने एक लमसम अमाउंट चार्ज कर ली। केस कोई सा भी मानो, देखो आप समझो, उन्होंने, ऐसे होता है ना, अपन कोई कस्टमर आता है तो उसको पहले तो हमने 50 करोड़ बता दिए, फिर उसने बोला कि एक लमसम अमाउंट ले लो, तो 48 करोड़ में फाइनल हो गया। तो कोई इशू नहीं है, इन सब अमाउंट को वापस से प्रोपोर्शनेट कर दो उसी रेशियो में। ठीक है, और बोलो इसके पहले कौन सा बोला था? 27 से पहले 14 बोला था क्या आपने? 14, एक क्वेश्चन नंबर 14 भी बोला था। 14। हाँ जी, हरीश ने बोला था। ठीक है, देखो, मिस्टर रोहित रजिस्टर्ड पर्सन इन जयपुर, मतलब LOS तो पता लग गया यहाँ पे। नहीं नहीं, ये LOS नहीं है, सॉरी। आगे देखो, ही वेंट टू कोलकाता एंड स्टे इन ताज होटल एट कोलकाता। ठीक है, तो होटल अकोमोडेशन का केस है। ही ऑल्सो अवेल्ड ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस एट होटल। फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड टैक्स लायबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ ताज होटल। तो ताज होटल का लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो जाएगा? बोलो जी। वेस्ट बंगाल हो जाएगा ना, वेस्ट बंगाल। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है होटल अकोमोडेशन का, बताओ? होटल अकोमोडेशन का प्लेस ऑफ सप्लाई होता है जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये वेस्ट बंगाल ही होगा, तो यहाँ पे टैक्स लगेंगे, इंट्रा स्टेट मानेंगे इसको। ठीक है, साथ में एक चीज बोल रखी है यहाँ पे, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस ली गई है,
तो ये ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज होटल के बिल में ऐड हो रही है, तो इसको एंसिलरी सर्विस मान लिया जाएगा और इसका भी आंसर इसी से आ जाएगा, सेपरेट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? तो एंसिलरी सर्विस अगर बिल में ऐड हो रहा है ना तो इसी में हो जाएगा, अदरवाइज अगर सेपरेटली चार्ज किया जा रहा है उसका तो फिर उसके लिए सेपरेट, आपको पता है ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए क्या आंसर होता है, जहां पे एक्चुअल में परफॉर्मेंस की जा रही है तो उसको भी बेसिस बनाओगे तो भी आंसर ये आएगा, पर फिर भी यहाँ पे तो आंसर आपको एंसिलरी वाला लिखना है क्योंकि साफ साफ लिख रखा है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, जिसने किया है, जितने डाउट है आप लोगों के, बाकी के भी ये डाउट होंगे वो भी साथ में हो जाएंगे। 24 तो बताया था अभी, फिर 24 नहीं बताया था क्या अभी? चलो 23 था, 24 देखो, मिस्टर डी ऑफ दिल्ली बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर, ठीक है, अब की बार कोई इशू नहीं है, ये इवेंट ऑर्गेनाइजर ही दे रखा है यहाँ पे, डी है दिल्ली का है, मतलब सप्लायर की लोकेशन तो हो गई आपकी, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज दिल्ली, ठीक है। होस्टेड एन एग्जीबिशन एट मुंबई टू एग्जिबिट द प्रोडक्ट, एग्जीबिशन कहाँ हो रही है? मुंबई में हो रही है, मतलब इवेंट इज मुंबई, टू एग्जिबिट द प्रोडक्ट ऑफ एग्जीबिटर नेमली चेन्नई सिल्क्स, चेन्नई। तो देखो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? बी टू बी ट्रांजेक्शन है ना, बी टू बी ट्रांजेक्शन में रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन ले लेंगे चेन्नई, मतलब तमिलनाडु, तो यहाँ पे इंटर स्टेट हो जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा। ये सिंपल सिंपल से तो है, इनमें डाउट क्या है पहले मेरे को डाउट भी बताओ। अब आप पता तो लगे ना कहाँ पे गड़बड़ हो रही है तुम्हारे। ये तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आप इनको लिख लिख के करना पड़ेगा, आप अगर बोल बोल के करते हो तो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। बताओ नेक्स्ट बोलो। ये लो, वो बोल रहा है 24 नहीं था 25 था, ठीक है 25 देख लेते हैं। 25 बोल रहा है मिस्टर सी ऑफ चेन्नई बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर, लो जी, होस्टेड एन एग्जीबिशन, तो सी तो चेन्नई का है, पहले तो एलओएस लिखो यहाँ पे, एलओएस किस कहाँ का है? तमिलनाडु का। होस्टेड एन एग्जीबिशन है ढाका, ढाका कहाँ पे आता है? ढाका कहाँ पे? वेयर इज ढाका? बांग्लादेश, मतलब आउटसाइड इंडिया है ना। तो एग्जीबिशन अगर आउटसाइड इंडिया लगाई जा रही है तो उसका पीयूएस क्या होता है बोलो? इवेंट अगर आउटसाइड इंडिया है तो पीयूएस क्या होगा? एलओआर। तो एलओआर क्या है यहाँ पे देखो, एग्जीबिटर चेन्नई सिल्क्स के प्रोडक्ट को लगाया जा रहा है तो एलओएस, पीयूएस क्या हो जाएगा यहाँ पे? एलओआर, दैट इज ऑल्सो तमिलनाडु। तो यहाँ पे कौन सा टैक्स लगना चाहिए? इंट्रा, सीजीएसटी एजीएसटी लग जाएगा। अगेन देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। अनरजिस्टर्ड होता तो अनरजिस्टर्ड का ही तो होता है, रजिस्टर्ड होता तो एलओआर होता ही है, अनरजिस्टर्ड होता तो भी एलओआर ही होगा यहाँ पे। ढाका होगा ना इवेंट परफॉर्मेंस, तो आंसर क्या होता है बेटा? इवेंट परफॉर्मेंस से क्या मतलब है? देखो बी टू बी का आंसर क्या होता है? एलओआर। और बी टू सी में दो चीजें चेक करते हैं ना हम, इवेंट अगर इंडिया के बाहर है तो फिर इंडिया की लोकेशन लेंगे, है ना, इवेंट अगर एंड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में तो, और इवेंट अगर इंडिया में तो फिर इवेंट की लोकेशन लेते हैं। तो ये तो आपका प्रोविजन का फॉल्ट है, प्रोविजन ही नहीं पढ़ रखा आपने अच्छे से। अब तो घर बैठे हो सोल्व करते हो, चीटिंग कर लिया करो उसमें निकाल के, हवा में करने की कहाँ जरूरत आ गई। आराम से नोट्स खोल के बैठो, उसको देख के सोल्व करो। एग्जाम नहीं है अभी, घर पे जब सोल्व करते हैं तो चीटिंग करके, चीटिंग का मतलब प्रोविजन देख के किया करो सोल्व, वरना कई बार पता ही नहीं लगेगा आपको, गलत सोल्व कर रहे हो और सोचोगे कि हो गया क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर में केवल प्रैक्टिस चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी इजी से आएंगे इसमें, प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत छोटा सा चैप्टर लगेगा, वरना बहुत बड़ा सा लगेगा। है क्या किसी का नेक्स्ट क्वेश्चन? एनीबडी वांट टू आस्क? नहीं, चले आगे नेक्स्ट चैप्टर पे फिर।
ठीक है, अब टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, फटाफट फटाफट सल्टाना है। बोलो जी, रेडी हो गया नेक्स्ट चैप्टर के लिए? रेस्पॉन्स कम क्यों हो गया आपका? थक गए क्या आप लोग आजकल? चलो जी, करते हैं स्टार्ट। देखो ये सारे प्रोविजंस लगभग लगभग प्रोविजन तो आपके उसके आते हैं। बस मैंने आपको यहाँ पे नोट करके दे दिया है, आप घर बैठ के आराम से इनको पढ़ लेना। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं इसमें। तो देखो यहाँ पे आईजीएसटी एक्ट हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, सेक्शन नंबर 7 से लेके 13 तक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक पूरा ही सेक्शन का बता देता हूँ मैं आपको इसमें। फर्स्ट सेक्शन किसका होता है? आईजीएसटी का अगर फर्स्ट सेक्शन की बात करूं, वो आपको पता है किस चीज का होता है? इसमें एक्ट का नाम लिखा हुआ होता है, उसकी अप्लीकेबिलिटी लिखी हुई होती है कि वो कहाँ पे अप्लाई होता है, और साथ में उसका इफेक्टिव डेट लिखी हुई होती है, कब से लागू होगा। ये होता है सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में क्या होता है? डेफिनेशंस होती है, तो जो रेलेवेंट डेफिनेशंस है वो हमने ऑलरेडी पढ़ ली। सेक्शन 3 और 4 में ये दोनों सेक्शन ऑफिसर्स और उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, जीएसटी में जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट में और उनकी ड्यूटीज से रिलेटेड हो गया। सेक्शन नंबर 5 ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, चार्जिंग सेक्शन होता है। याद आ रहा है क्या? ये चार्जिंग सेक्शन तो पढ़ा हुआ है आपका, सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 6 जो आएगा यहाँ पे वो होता है एग्जेम्पशन वाला। तो ये एग्जेम्पशन आप जब पढ़ोगे सीजीएसटी एक्ट वाली, वही सारी एग्जेम्पशन यहाँ पे कवर होती है, प्लस आईजीएसटी की कुछ सेपरेट भी होती है। तो ये 6 सेक्शन आपका बाकी है पढ़ना, जो हम पढ़ेंगे एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे बाकी 7 से लेके 13 तक हम कर चुके हैं। अब 14 सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे के जो इसमें कंसेप्ट बचे हुए हैं वो। चलो, सेक्शन नंबर 14 है स्पेशल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर ऑफ ओइडार। तो ये आपको ऑलरेडी आता है ये चीज, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। ठीक है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम। फिर से मैं एक बार एग्जांपल बना देता हूँ फटाफट। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का पर्सन है और इंडिया का नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट रेसिपिएंट है। इट इज रेसिपिएंट, इट इज सप्लायर। सर्विस कौन सी है? ओइडार। तो इस पे आपको पता है टैक्स की लाइबिलिटी किस पे आएगी? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले पे आएगी, एफसीएम में। तो ये टैक्स पे करेगा कौन सा? आईजीएसटी ये पे करेगा। ठीक है, बस यही बता रहा है ये सेक्शन कि भाई इसके ऊपर स्पेशल प्रोविजन होता है कि इसको टैक्स का पेमेंट करना होता है। तो पहली बार है जब किसी फॉरेनर से टैक्स का पेमेंट लिया जा रहा है। अब आगे की कहानी भी आप जानते हो। अगर इसका इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो लाइबल होगा। अगर इंडिया में इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो इसको रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा और वो पर्सन लाइबल हो जाएगा। देखो नोट्स पे देख लो एक बार। ऑन सप्लाई ऑफ ओइडार, ओइडार सर्विसेज देते वक्त किसने दिए सर्विस? पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, रिसीव्ड बाय नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, ये डेफिनेशन कल हमने पढ़ ली थी। Supplier of service located in non-taxable territory shall be the person liable for paying IGST on such supply of service। चलो जी, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। फिर हम क्या बोल रहे हैं? मान लेते हैं बीच में एक एजेंट आ गया तो क्या होगा, है ना? तो यहाँ पे एक सिचुएशन और है, वो देखो। ये है ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का, ये है बी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का, और ये है सी नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, ये है इंडिया का। वो बोल रहे हैं सर्विस जो दी जा रही है ना, मतलब ये जो सी सर्विस ले रहा है वो इससे ले रहा है, पर ये सर्विस किसके बिहाफ पे दे रहा है? ए के बिहाफ पे दे रहा है ना? तो बी इज द एजेंट ऑफ या इंटरमीडियरी है वो यहाँ पे किसका? ए का। तो देखो यहाँ पे क्या माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं ये माना जाएगा कि ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट माना जाएगा, तो एक सर्विस तो ये हो गई। ठीक है, दिस इज ओइडार सर्विस माना जाएगा। क्या इसका टैक्स कलेक्ट करेगी क्या इंडियन गवर्नमेंट? बताओ मुझे, क्या ए टू बी का टैक्स इंडियन गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है क्या?
ये दोनों ही बंदे आउटसाइड इंडिया है? नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है B2C, तो वो बोल रहे हैं कि हम बी को मानेंगे, क्या मानेंगे, बी को हम सप्लायर ऑफ ओएडार मानेंगे यहाँ। तो जो टैक्स की लाइबिलिटी होगी वो किस पे होगी, ए पे नहीं होगी, बी पे होगी। आगे बात समझ में? इतना सा बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब इंटरमीडियरी के थ्रू ट्रांजेक्शन की जाएगी, तो एक ट्रांजेक्शन में तो इंटरमीडियरी रेसिपिएंट हो जाएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है इंडियन गवर्नमेंट को। पर जो ट्रांजेक्शन सी ले रहा है उसको हम मानेंगे कि बी इज द सप्लायर ऑफ ओएडार और बी इज लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ठीक है, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, वो हम बता रहे हैं। तो आप पहले तो नॉर्मल प्रोविजन याद रख लो। बोलो जी, समझ में आगे कि ये आपको यहाँ पे पर्सन लाइबल टू पे टैक्स ए नहीं होगा, बी होगा। सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन मतलब कुछ, अगर मान लेते हैं बी एक तरीके से इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि वो सर्विस दे ही नहीं रहा, वो ए के ब्याह पे दे रहा है, बिलिंग भी ऐसे ही करवा रहा है, या अपने बिल में सब कुछ मेंशन करके दे रहा है, तो ऐसी कुछ कंडीशंस में यहाँ पे बी का रोल खत्म कर दिया जाएगा और ए को सप्लायर मान लिया जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है वो देख लो आप यहाँ पे। तो नॉर्मल प्रोविजन तो हमने बता दिया। अब यहाँ पे देखो, ये चार कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देता है एजेंट, तो फिर एजेंट को पर्सन लाइबल नहीं माना जाएगा। किसको माना जाएगा, डायरेक्टली जो ए था उसको माना जाएगा। क्या क्या कंडीशंस है, बोल रहे हैं द इनवॉइस और कस्टमर्स बिल और रिसिप्ट इश्यूड बाय सच इंटरमीडियरी clearly identifies the service in question and its supplier in non-taxable territory। मतलब वो उसका जो इनवॉइस है वो सारी चीजें बयां कर रहा है कि सर्विस क्या है और उसका एक्चुअल सप्लायर कौन है। ठीक है, एक बात। दूसरा, द इंटरमीडियरी इन्वॉल्व इन द सप्लाई डज नॉट ऑथोराइज द चार्ज टू द कस्टमर। मतलब पेमेंट लेने का राइट भी किसके पास नहीं है, इंटरमीडियरी के पास पेमेंट लेने का राइट भी नहीं है। दो बात। तीसरी बात, इंटरमीडियरी इन्वॉल्व इन द सप्लाई डज नॉट ऑथोराइज डिलीवरी। मतलब सर्विस देने के लिए भी वो ऑथोराइज नहीं है। सर्विस किसके बिहाफ पे दे रहा है, वो ए के बिहाफ पे दे रहा है। ठीक है, मतलब उसकी अथॉरिटी भी ए के पास रहेगी। और लास्ट है, कुछ जनरल टर्म्स कंडीशन आर नॉट सेट बाय द इंटरमीडियरी इन्वॉल्व इन द सप्लाई बट द सप्लायर ऑफ सर्विस। मतलब सारा का सारा कमांड किसके पास है, देखो बोल रहे हर चीज की कमांड, सर्विस देने की जो सर्विस देने के टर्म्स कंडीशंस है, सर्विस देने की अथॉरिटी है, पेमेंट कलेक्शन का जो जिम्मा है वो, ये सारी की सारी कमांड किसके पास है, एग्जाम्पल से बोलूं तो ए के पास है। ठीक है जी, तो ऐसे केस में हम ए को मानेंगे पर्सन लाइबल, अदरवाइज हम हमेशा किसको मानेंगे, एजेंट को मानेंगे। इज इट क्लियर? बोलो जी, क्लियर है क्या? ठीक है, दूसरी बात आ रही है, सप्लायर ओएडार का जो सप्लायर होगा उसको टैक्स देना पड़ेगा आईजीएसटी, और उसको जो रजिस्ट्रेशन लेना है ना वो केवल एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ही लेना है इंडिया में। ठीक है ना, मतलब एक सिंगल फॉर्म में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इंडिया में, क्योंकि इसको पे तो आईजीएसटी करना है हमेशा। नेक्स्ट, इफ एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरीज रिप्रेजेंटिंग सप्लायर, तो वो लाइबल हो जाएगा। इफ सच पर्सन डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस और डज नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव, तो फिर उसको एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा। लो जी, तो इस प्रोविजन में 90% चीजें तो आप ऑलरेडी जानते थे, कुछ एक आध नया पॉइंट था जो आपको पता चल गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेक्शन नंबर 15, रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टू इंटरनेशनल टूरिस्ट। ये क्या प्रोविजन है, ये क्या प्रोविजन बोल रहा है, देखो देखो, दिस इज इंडिया। ठीक है, ये इंडिया है, मान लेते हैं इंडिया में एक फॉरेनर आया, ये फॉरेन टूरिस्ट है। इसको क्या बोला है इन्होंने, फॉरेन टूरिस्ट को बोला है आप इंडिया से जब भी कोई गुड्स खरीदोगे, तो ये मान लेता हूं मैं इंडिया में सप्लायर है एक, इस सप्लायर ने फॉरेन टूरिस्ट को गुड्स दिए हैं। पहला तो काम आप ये बताओ मुझे, यहाँ पे सीजीएसटी एजीएसटी चार्ज होगा या हमेशा आईजीएसटी ही चार्ज होगा? हमेशा आईजीएसटी होगा, पढ़ा था हमने, इसको इंटर स्टेट मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या,
आईजीएसटी चार्ज होगा, फॉरेन टूरिस्ट के पास इनवॉइस आएगा, उस इनवॉइस में आईजीएसटी का अमाउंट लिखा हुआ होगा। अब अगर ये फॉरेन टूरिस्ट इंडिया छोड़ के जाते वक्त, मान लेता हूं ये पोर्ट है, दिस इज पोर्ट, और यहां से ये फॉरेन टूरिस्ट वापस जाने वाला है, तो जब ये यहां से जा रहा होगा उस वक्त ये इनवॉइस शो करेगा। इनवॉइस में जितना आईजीएसटी लिखा हुआ है वो इसको पेमेंट कर देगा। कौन पेमेंट कर देगा? कस्टम्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना, क्योंकि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो इस आईजीएसटी का रिफंड अलाउ हो जाएगा इसको, पर केवल उन्हीं गुड्स पे अलाउ होगा जो गुड्स ये इंडिया के बाहर लेके जा रहा है। मान लेते हैं गुड्स इसने इंडिया में कंज्यूम कर लिए, यहां से जब ये जा रहा है उस वक्त इसके पास गुड्स है ही नहीं, अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा, केवल इनवॉइस के बेसिस पे रिफंड नहीं मिलेगा। आपको क्या क्या दिखाना पड़ेगा? इनवॉइस प्लस वो गुड्स भी आपको शो करने पड़ेंगे, क्योंकि वो गुड्स भी आपको इंडिया के बाहर लेके जाने। अगर आप ये दोनों चीज यहाँ पे शो करोगे तो वो आपको जितना आईजीएसटी आपने पे किया था वो आपको रिफंड दे देंगे ऑन द स्पॉट, ठीक है, तुरंत रिफंड मिल जाएगा वहां। ऐसे नहीं है कि आप जाओ विदेश जाओ हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लो जी, ये प्रोविजन है। अब इसके लिए क्या लिखा हुआ देख लो। आईजीएसटी पेड बाय टूरिस्ट लिविंग इंडिया ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स टेकन आउट ऑफ इंडिया बाय हिम शैल बी रिफंडेड। The foreign tourist have to claim such refund from customs department while leaving India at the airport or port. फॉरेन टूरिस्ट किसको बोलेंगे? इंडिया वाला। बताओ, मान लेते हैं कोई इंडिया का पर्सन है और वो इंडिया से गुड्स लेके बाहर जा रहा है, क्या वो रिफंड लेगा क्या टैक्स का? वो नहीं लेगा। टूरिस्ट नहीं बोला है, फॉरेन टूरिस्ट बोला है। तो फॉरेन टूरिस्ट कौन होगा? जो इंडिया में लेस देन मतलब अप टू 6 मंथ्स जिसने बिताए हैं। तो इन्होंने बोला है जिसका इंडिया में जो स्टे है वो नॉट मोर देन 6 मंथ्स है, ऐसे पर्सन को बोला जाएगा फॉरेन टूरिस्ट। क्लियर? छोटे छोटे से प्रोविजन है ये बहुत। आ जाओ आगे आ जाओ। जीरो रेटेड सप्लाई, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब तो आपको इसके बारे में सब कुछ मालूम है मेरे हिसाब से, केवल आपको यहाँ पे दोबारा से देख लो जो लिख रखा है, ठीक है, क्योंकि जीरो रेटेड के लिए हम सब कुछ जानते हैं, उसका आईटीसी का ट्रीटमेंट भी जानते हैं, उसके सप्लाई करने का ट्रीटमेंट भी जानते हैं कि दो ऑप्शन होते हैं। देखो, जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब यहाँ दे रखा है, एक तो आप ये ध्यान रखना, कभी भी आपको पता लगे तो 16(1) बताना कि जीरो रेटेड सप्लाई किसको बोलते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? डेफिनेशंस में नहीं लिख रखा है, ये लिख रखा है सेक्शन 16(1) में। जीरो रेटेड सप्लाई मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई, ठीक है, कौन कौन सी? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू सेज डेवलपर और सेज यूनिट। चलो ये तो बहुत अच्छे से रटा हुआ है हमारा, कोई इश्यू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आईटीसी ऑफ टैक्स पेड ऑन इनवर्ट सप्लाई ऑफ फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई शैल बी अलाउड, ये भी आपको अच्छे से पता है। इवन इफ द आउटवर्ड सप्लाई इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है, ये पॉइंट आपको पता है ना। अगर मान लेते हैं आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो एग्जेम्प्टेड गुड्स का, यहाँ पे क्या बात हावी हो जाएगी? इसको हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई मानेंगे या जीरो रेटेड मानेंगे? ये जीरो रेटेड सप्लाई होगी और इससे रिलेटेड जो भी हमने खरीदा होगा इसका आईटीसी हमें अलाउ होगा, ठीक है। तो ये तो आईटीसी वाले चैप्टर में हमने कर रखा है, इसका क्वेश्चन भी सोल्व कर रखा है। फिर बोला था प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17(5) शेल अप्लाई फॉर ब्लॉक्ड आईटीसी, ये जरूर अप्लाई होगा, भले ही फिर जीरो रेटेड हो या कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई 17(5) वाली इनवर्ट सप्लाई है तो उस पर हमें आईटीसी नहीं मिल सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई shall be eligible to claim refund under either of the following option। ये आपको दोनों ऑप्शन पता है। अगर आप पेमेंट करके एक्सपोर्ट करते हो तो उस पेमेंट का ले लो रिफंड, और अगर आप विदाउट पेमेंट करते हो तो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड ले लो, ठीक है, क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? अपॉर्शनमेंट ऑफ टैक्स। देखो ये मान लेते हैं मिस्टर ए है सप्लायर, इट इज मिस्टर बी अनरजिस्टर्ड पर्सन, और ये कौन है? रेसिपिएंट।
यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुई है उसमें मान लेते हैं आईजीएसटी चार्ज हुआ है 1 लाख रुपए का। इट इज जयपुर एंड दिस इज दिल्ली। फटाफट से मुझे बताओ इस 1 लाख का क्या ट्रीटमेंट होता है। ये 1 लाख मिस्टर ए किसको जमा कराएगा। मुझे लगता है आपका आंसर शायद गलत होगा, शायद, नॉट कंफर्म। मिस्टर ए ये टैक्स किसको पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा, राजस्थान गवर्नमेंट को करेगा, या दिल्ली गवर्नमेंट को करेगा, या फिर वो हाफ हाफ करेगा। हरीश ने हाथ ऊपर किया है, बोलो जी हरीश। हाँ जी, आया ना गलत जवाब। राजस्थान गवर्नमेंट बोल रहा है कोरांग, सत्यम सेंट्रल गवर्नमेंट, दक्षिता सेंट्रल गवर्नमेंट, कोमल सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को करेंगे, ये बात तो बहुत बार बता चुके हैं आपको। ये जो पेमेंट करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के आईजीएसटी अकाउंट में रहेगा ये पैसा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक सीजीएसटी का अकाउंट होगा, एक आईजीएसटी का अकाउंट होगा। तो ये पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसके आईजीएसटी अकाउंट में। इसके बाद देखो यहां चला गया 1 लाख रुपए। इसके बाद जो बोला गया है ना अपॉर्शनमेंट का, वो सेक्शन है ये 17। तो बोल रहा है इसके बाद क्या करते हैं हम, कुछ नहीं करते। इसके बाद बोलते हैं कि जो सीजीएसटी जितना पोर्शन है, मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसका आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रख लेती है, 50,000 खुद रख लेती है। मतलब क्या, इस अकाउंट से निकल के कहां चला जाता है, वो सीजीएसटी अकाउंट में चला जाता है। और बचा हुआ जो 50% है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है, जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। क्लियर है क्या बात। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी गवर्नमेंट का है, दिल्ली का है। तो बोल रहे 50,000 रुपए दिल्ली के एसजीएसटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब ये तो नॉर्मल प्रोविजन सबको पता ही है, इसमें स्पेशल पॉइंट क्या है वो ध्यान रखना। देखो ये जब ये अपॉर्शनमेंट कब किया जाता है, जब रेसिपिएंट जो है ना उसके आईटीसी कोई काम का नहीं है। समझ रहे हो बात को। अगर इसने आईटीसी ले लिया ना, तो फिर तो आपको पता है आईटीसी लेने के बाद आईटीसी यूटिलाइज हो जाता है ना। तो फिर उसको अपोर्शन कैसे करेंगे, फिर डबल बेनिफिट चला जाएगा वहां पे। और आईटीसी लेने के बाद आपको पता है जब क्रॉस यूटिलाइजेशन होता है, तो ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, अगर क्रॉस यूटिलाइजेशन होता है, आईटीसी अगर आईजीएसटी का है और उसको सीजीएसटी आईजीएसटी में यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है उस केस में, जिस आउटवर्ड सप्लाई के टैक्स का हम यूटिलाइजेशन करते हैं, मतलब जिस आउटपुट लाइबिलिटी को पे करने के लिए आईजीएसटी को यूज किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अकाउंट में उतना बैलेंस ट्रांसफर कर देगी। ये मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है विद एग्जांपल। ठीक है, तो किसी को अगर थोड़ा सा ऊपर से जा रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो याद कर लेना, प्रोविजंस वापस देख लेना। बोलो ये समझ में आएगा। यहाँ पे नॉर्मल प्रोविजन क्या बोलता है, अगर रेसिपिएंट के आईटीसी कोई काम का नहीं है। अब आईटीसी किसके काम का नहीं होता है वो अभी हम देख लेंगे। एक तो अनरजिस्टर्ड के काम का नहीं होता, एक ऐसे पर्सन के काम का नहीं होता जिसको आईटीसी अलाउ नहीं होगा, एक ऐसे के काम का नहीं होता जिसके आईटीसी अलाउ होता है पर उसने ले ही नहीं रखा, आईटीसी क्लेम ही नहीं किया विद इन टाइम, तो वो आईटीसी लैप्स हो जाता है। इन सारी सिचुएशन में बोला जा रहा है ये अपॉर्शनमेंट किया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार नोट्स में देखना। इन द फॉलोइंग केसेज आउट ऑफ द आईजीएसटी पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, द अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड at the rate equivalent to CGST on similar intra-state supply shall be apportioned to the central government। चलो ये तो सबको पता है। कौन से केस में, अब ये चारों केस आप देख लेना यहाँ पे, ये चारों ही केस में रेसिपिएंट के लिए आईटीसी का कोई लेना देना नहीं होगा। देखो कैसे, पहला रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, चलो जी कर दो अपोर्शन। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है पर सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है। कौन होता है सेक्शन 10, बोलो बोलो बोलो, सेक्शन 10 कौन होता है, कंपोजिशन। तो इसके लिए भी आईटीसी कोई काम का नहीं है, कर दो अपोर्शन। फिर बोल रहे हैं वेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, कर दो अपोर्शन। फिर बोल रहे हैं वेयर सप्लाई मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर एंड द रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट अवेल द आईटीसी विद एन स्पेसिफाइड पीरियड।
आईटीसी कब तक लिया जा सकता है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर मंथ की ड्यू डेट तक लिया जा सकता है, सबको पता है ना। तो बोल रहे हैं उस टाइम तक अगर आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया है तो फिर क्या होगा? तो बोल रहे हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट भरने की जो डेट है उसके होने के बाद अपोर्शन कर देंगे हम, ये डेट निकलने के बाद अपोर्शन कर देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? तो देखो ये सेम पॉइंट जो इंटर स्टेट सप्लाई पे बोला है, ये सेम पॉइंट इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे भी तो लागू होता है। अगर मैंने गुड्स इंपोर्ट किए इंडिया में तो उस पे भी टैक्स लग के आया होगा, है ना, आईजीएसटी लग के आया होगा, उसका भी अपॉर्शनमेंट हो जाएगा। इन्हीं चारों केस में सेम चारों केस दोबारा रिपीट हो रहे हैं नीचे। लो जी, यहां तक तो सबको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। बोल रहे हैं द बैलेंस अमाउंट ऑफ आईजीएसटी, मतलब आईजीएसटी का 50,000 तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोर्शन कर दिया, जो बच गया वो किसको देना है? वो देना है शेल बी अपोर्शन टू। अब देखो मुझे बताओ, यहाँ पे अगर दिल्ली है तब तो आप बोल रहे हो 50,000 दिल्ली को दे देना। मान लेते हैं यहाँ पे पुडुचेरी हो तो, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं अंडमान एंड निकोबार हो तो, बताओ अब किसको ट्रांसफर करेंगे 50,000? आपको पता है यूटी जीएसटी को ट्रांसफर करेंगे, तो यूटी जीएसटी तो गवर्नमेंट थोड़ी होती है कोई, गवर्नमेंट को किसको करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, विच गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करेंगे, वेरी गुड, पर वो एक सेपरेट अकाउंट में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अंडमान निकोबार होता तो 50,000, अब ऐसे नहीं बोलोगे अपोर्शन करना नहीं है, आप बोलोगे 50,000 अपोर्शन होंगे सीजीएसटी अकाउंट में, 50,000 अपोर्शन होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, पर उसके सेपरेट यूनियन टेरिटरी के पर्पज के लिए। ठीक है, मतलब इस पेमेंट का, इस 50,000 का सेंट्रल गवर्नमेंट उसी यूनियन टेरिटरी में यूज कर सकती है, उसी में अंडमान एंड निकोबार में, दूसरी यूनियन टेरिटरी में उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया जाएगा। चलो जी नेक्स्ट, देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेट वेयर द सच सप्लाई टेक्स प्लेस, जिस स्टेट में हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर सच सप्लाई टेक्स प्लेस इन यूनियन टेरिटरी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई made by any taxable person cannot be determined separately, the balance amount shall be, अब देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, नॉर्मल प्रोविजन सबको पता है। मान लेते हैं हम बोल रहे हैं किसी सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता लग रहा, अब बताओ मुझे इसको इंटर स्टेट मानते हैं इंट्रा? ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था इस चैप्टर में। अगर हमें किसी का प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता लग रहा तो उसको इंटर मानेंगे। अब इंटर तो मान लिया उसको, अब आपको पता है इंटर का अपोर्शन करना पड़ेगा, तो आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, आधा किसको देंगे? आधा, तो बोल रहे हैं देखो आधा सबको दे देना, जितनी भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है ना उस रेशियो में बांट देना। आ रही बात समझ में? मान लेता हूं मैं बोल रहा हूं मिस्टर ए ने इस सप्लाई को छोड़ दो, इसके अलावा इसने जो आउटवर्ड सप्लाई की है वो की है दिल्ली को और मुंबई को, दिल्ली को की है 10 लाख की सप्लाई, मुंबई को की है 20 लाख की सप्लाई, तो बोल रहे हैं इसका जो आईजीएसटी है, मान लेते हैं इसका आईजीएसटी मैं ले लेता हूं 1 लाख रुपए, तो वो बोल रहे हैं 50,000 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोर्शन हो जाएंगे, जो 50,000 रुपीज है ना वो किसको अपोर्शन होंगे? वो दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों को अपोर्शन होंगे 1:2 के रेशियो। आई बात समझ में? तो जब प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं होता तो भी गवर्नमेंट उसको अपोर्शन करती है, उस टाइम रेशियो कौन सा लिया जाता है? मैटर ऑफ रेशियो है केवल, कि रेशियो डिसाइड करने के लिए कौन सा फैक्टर यूज करना है। तो बोल रहे हैं पूरे साल में मिस्टर ए ने कौन कौन सी इंटर स्टेट सप्लाई की है वो सारे प्लेस ऑफ सप्लाई उठा लो, उनका जो रेशियो बनता है टोटल वैल्यू का, उस रेशियो में हम इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, शेल बी अपोर्शन टू ईच ऑफ द स्टेट and central government in relation to union territory in proportion to the total supply made by such taxable person to each of such state or UT in a financial year। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना आपको? चलो मैसेज करो एक बार, बताओ फटाफट, यहां तक ओके है ना सबको?
नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? Provided further that where taxable person making such supply is not identifiable, the said balance amount shall be apportioned to all the states and central government in proportion to the amount collected as CGST, AGST by respective state and central government during the immediately preceding financial year. बोल रहे हैं कि जहां टैक्सेबल पर्सन मेकिंग, जब वो पता ही नहीं चल रहा किसने सप्लाई की है, देन द सेड बैलेंस अमाउंट शैल बी अपोर्शन, सारे स्टेट्स को कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को कर दो, किस रेशियो में कर दो? in proportion to the amount collected by SGST by respective state और central government. ठीक है ना? गवर्नमेंट का पिछले साल का कलेक्शन देखना है। मान लेते हैं ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कोई अमाउंट जमा हुआ है आईजीएसटी के नाम का, तो इसके अपोर्शन के लिए बोल रहे हैं वो क्या करें, पीछे जाओ, पिछले साल में 17-18 में गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू, गवर्नमेंट की जो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की रेवेन्यू है ना, इस रेशियो में पूरे इंडिया के जितने स्टेट्स है सब में अपोर्शन कर दो। 50% पोर्शन की बात करें, 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले ही जाएगा। ठीक है जी। फिर बोल रहे हैं सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 एंड 2 है ना, ये टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट, पेनल्टी, कंपाउंडिंग अमाउंट सबके ऊपर सेम तरीके से अप्लाई हो जाएगा। मतलब जैसे टैक्स का अपोर्शनमेंट हो रहा है वैसे ही पेनल्टी, लेट फीस, इन सब का अपोर्शनमेंट हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट है वेयर एन अमाउंट हैज बीन अपोर्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, द अमाउंट कलेक्टेड एज आईजीएसटी शैल स्टैंड रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट सो अपोर्शनड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ट्रांसफर टू द सीजीएसटी अकाउंट और यूटीजीएसटी अकाउंट एन अमाउंट इक्वल टू रेस्पेक्टिव अमाउंट अपोर्शन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जो अमाउंट इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोर्शन होगा वो आईजीएसटी अकाउंट से निकाल के और उसके सीजीएसटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यूटीजीएसटी वाला पोर्शन है तो उसके अलग से यूटीजीएसटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, any IGST apportion to state or central government on account of union territory if subsequently found to be refundable to any person and refunded to such person shall be reduced from the amount to be apportioned under this section। ठीक है, बोल रहे हैं कोई अमाउंट अगर रिफंड कर दिया तो जब नया डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें से वो बैलेंस डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये ज्यादा लॉजिकल चीजें नहीं है, आपको तो केवल इतना सा ध्यान रख लेना, एक पॉइंट स्पेशल। ठीक है, नॉर्मली तो ये पॉइंट आपको सबको पता ही है कि 50% अपोर्शन हो जाता है, तो ये चीज ध्यान रख लेना। जब आईटीसी यूज की नहीं है तब तो तुरंत अपोर्शन हो जाता है, अदरवाइज उसके बाद आईटीसी क्लेम कर लिया जाता है तो फिर अपोर्शन नहीं होता, फिर क्या होता है वो नेक्स्ट सेक्शन पे आएगा। ठीक है, देखो ट्रांसफर ऑफ आईटीसी, ये प्रोविजन आपको याद आ रहा है क्या? पहले तो मुझे बताओ। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एज इट इज आपका किया हुआ है तो कुछ नई चीज नहीं है इसमें। राजस्थान का सप्लायर है और इसने देखो राजस्थान का सप्लायर है, ये दिल्ली वाले को अगर सप्लाई कर रहा है, राजस्थान का सप्लायर है, दिल्ली का रेसिपिएंट है, कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। मान लेते हैं आईजीएसटी लग गया 1 लाख रुपए। दिल्ली वाले ने क्या कर लिया, इसका आईटीसी ले लिया, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी 1 लाख। ठीक है, बताओ क्या ये अमाउंट अपोर्शन होगा क्या? फटाफट से बोलो, अगर आईटीसी ले लिया तो अपोर्शन होगा क्या? नो जी नो, गलत बोल रहे हो आप। अभी तो मैंने आपको बताया 4 केस, जब दिल्ली वाले के आईटीसी कोई काम का नहीं है तब अपोर्शन होता है ना।
जब इसने आईटीसी ले ही लिया तो फिर इसका अपॉर्शनमेंट नहीं होगा। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होता है वो देखना। देखो ये राज ने जो अमाउंट जमा कराया था ये किसके पास पड़ा है बताओ। राजस्थान वाले सप्लायर ने जो अमाउंट जमा कराया था वो किसके पास पड़ा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा है क्या। आईजीएसटी अकाउंट में पड़ा है 1,00,000 रुपए। सेम कंसेप्ट सीजीएसटी में आपको बताया था, एक बार वापस से देख लो। ठीक है, तो अभी तक जो बैलेंस पड़ा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा है। दिल्ली वाले ने इसका आईटीसी क्लेम कर रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली वाला आगे दिल्ली में ही सप्लाई करता है। ठीक है, दिल्ली में ही सप्लाई करता है। और अब की बार जो टैक्स लगता है वो हो गया सीजीएसटी लगा है सपोज इस पे 60,000 रुपए का, और दिल्ली एसजीएसटी लग गया इस पे 60,000 रुपए का। ठीक है जी। अब मुझे बताओ पहले तो यहाँ पे टैक्स का पेमेंट कितना करना पड़ेगा। ये जो दिल्ली वाला है ना ये गवर्नमेंट को कितना जमा कराएगा। दिल्ली वाला गवर्नमेंट को, कौन सी गवर्नमेंट को कितना पैसा जमा कराएगा, चेक करके बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से। 10,000 रुपये जमा कराएगा केवल। वापस बताओ सही से चेक करके, केवल 10,000 ही कैसे कराएगा जमा। आईटीसी 1,00,000 की है, जमा 1,20,000 कराना है। पूरा बताओ कितना अमाउंट किसको कराएगा। 20,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को करवाएगा। तो इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। आपको याद हो तो आईटीसी जो यहाँ पे सेट ऑफ हो सकता है वो आप कैसे भी किसी भी रेशियो में कर सकते हो, है ना। ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, आई को आई से सेट ऑफ करना होता है, वो तो यहाँ पे है नहीं। सेकंड स्टेप क्या होती है, आई को सी से करो या एस से करो, किसी भी रेशियो में करो, सब अलाउड है। तो आप कोई भी एक रेशियो पकड़ लो, किसी से भी निकाल लो, कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट सेम रहेगा। दोनों को 10-10 मान लू क्या मैं ये मान रहा हूं कि 1,00,000 में से जो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम 50,000 इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो 10,000 सीजीएसटी पेएबल रह जाएगा, 10,000 एसजीएसटी पेएबल रह जाएगा। आप कुछ भी कर लेना, कंसेप्ट एक ही रहने वाला है। देखो अब ये दिल्ली वाला जो जमा कराएगा वो जमा कराएगा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराएगा सीजीएसटी अकाउंट में। ठीक है, कितना रुपए जमा कराएगा, 10,000। दूसरा ये जो पेमेंट करेगा वो करेगा दिल्ली गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को पे करेगा ये उसके एसजीएसटी अकाउंट में। कितने रुपए, 10,000 रुपए। लो जी, ये तो आपकी कैलकुलेशन हो गई। अब मुझे ये बताओ, आगे वाला जो बंदा है ना ये अनरजिस्टर्ड मान लेते हैं ताकि चेन खत्म हो जाए यहाँ पे, अदरवाइज तो चेन चलती रहेगी। अब मुझे ये बताओ जाना कितना चाहिए आपके हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में कितने रुपए जाने चाहिए टोटल। बोलो जी। 60,000 जाने चाहिए ना, गए कितने, 10,000। क्या करें, यहां से ट्रांसफर कर दो 50,000 रुपए, यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपने अकाउंट में जमा करा देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के सीजीएसटी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे 50,000 रुपए। तो टोटल कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। ठीक है, सेम वो किसके में ट्रांसफर कर देगी, दिल्ली गवर्नमेंट को दे देगी, अपने आईजीएसटी अकाउंट से दे देगी एसजीएसटी अकाउंट में। कितने रुपए दे देगी, 50,000। क्यों 50 दे रहे हैं उसका लॉजिक आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। क्या, जितना आपने आईटीसी यूटिलाइज किया है ना उतना यहाँ से पेमेंट ट्रांसफर होगा। ये लो, अब इसको टोटल करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सीजीएसटी अकाउंट में 60,000 आ गए जो कि आने चाहिए थे। देखो यहाँ सप्लाई को देखोगे तो, और दिल्ली गवर्नमेंट के पास भी 60,000 आ गए जो कि यहाँ पे सप्लाई को देखते हुए आने चाहिए थे। इसीलिए इस टाइम इस 1,00,000 का अपॉर्शनमेंट नहीं किया था। क्लियर है क्या बात, बोलो जी बोलो जल्दी फटाफट, समझ में आ गया। ऐसे प्रोविजंस मैंने आपको पहले भी एग्जांपल करवाए थे, आपको याद हो तो नोट्स को एक बार निकाल के वापस से रिवाइज कर लेना। लो जी, ये वाला कंसेप्ट हो गया आपका। ट्रांसफर ऑफ आईटीसी में जो सिस्टम चलता है वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे केवल मैंने लिखा है दोबारा सेक्शन।
चलो नेक्स्ट सेक्शन है 19, टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड। ये आपको पता ही है। अगर मान लेते हैं आपने सप्लाई की इंट्रा स्टेट, है ना, और उसको मान लिया क्या, इंटर स्टेट मान के आपने पेमेंट कर दिया आईजीएसटी का, अब क्या होगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आईजीएसटी का तो रिफंड लेना पड़ेगा, आईजीएसटी का तो रिफंड लेना पड़ेगा, और सीजीएसटी एसजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। क्या इस पेमेंट के साथ इंटरेस्ट देना पड़ता है क्या, नहीं, विदाउट इंटरेस्ट होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दिस इज द प्रोविजन। तो अगर आपने गलती से आईजीएसटी जमा करा दिया तो इसका रिफंड ले लो और सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दो बिना इंटरेस्ट के। ठीक है, ये देखो 19 में क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन पेड आईजीएसटी ऑन सप्लाई कंसिडर्ड एज इंटर स्टेट, आईजीएसटी पे कर दिया, बट विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी एन इंट्रा स्टेट, जबकि वो इंट्रा स्टेट थी, shall be granted refund of the amount of IGST। ठीक है, registered person who has paid CGST SGST on transaction considered by him to be intrastate, अब तो क्या करना है उसको, which is subsequently held to be intrastate shall not be required to pay any interest on the amount of IGST payable, उस पे कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, ओके। सो लास्ट सेक्शन इज 20। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है देखो सीजीएसटी एक्ट में कितने सेक्शन पढ़े हैं आपने, बहुत सारे पढ़े हैं ना आगे तक। आईजीएसटी एक्ट यहाँ जाके खत्म हो जाता है, और ये बोल रहे हैं आगे के जितने भी प्रोविजंस है, यहाँ पे सबकी लिस्ट बना के दे दी उन्होंने, बोल रहे हैं ये सारे प्रोविजंस वही लागू कर देना जो सीजीएसटी एक्ट ने लिख रखा है। तो मतलब ये चाहते तो ये प्रोविजंस दोबारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, पर बढ़िया किया उन्होंने, नहीं किया उन्होंने, सिंपल सा क्या बोल दिया, बोल रहे हैं कि ये जितने भी नाम हम लिख रहे हैं ये सारे टॉपिक के प्रोविजंस वही अप्लाई कर देना आईजीएसटी पे भी जो सीजीएसटी एक्ट में अप्लाई होता है। कौन कौन से, सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, टाइम वैल्यू, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, अकाउंट रिकॉर्ड, रिटर्न, पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, असेसमेंट, रिफंड, ऑडिट, inspection, search, seizure, arrest, demand, recovery, liability to pay in certain case, advance ruling, appeal, revision, presumption as to document, offense, penalty, job work, e-commerce, transitional provision or miscellaneous provision including provisions relating to imposition of interest and penalty। वाह जी वाह, वेरी गुड। फिर बोल रहा है कि टीडीएस के केस में जब आईजीएस टीडीएस की बात करोगे ना, तो जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगी तो वहां पे 2% टीडीएस काट लेना, जानते हो आप ऑलरेडी। फिर बोल रहे हैं जब टीसीएस की बात होगी तो वहां पे दोनों का कलेक्टिव काट लेना, मतलब 1%। यहाँ एक्ट में 2 लिखा हुआ है पर नोटिफिकेशन 1 का आया हुआ है, तो टीसीएस की रेट 1% होती है, ध्यान रखना। एक्ट में 2% लिखा हुआ होता है, क्योंकि एक्ट क्या बोल रहा है लिखा हुआ देखना, एक्ट बोल रहा है शेल कलेक्ट टैक्स एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 2%, मतलब मैक्सिमम 2% तक कलेक्ट किया जा सकता है, एज में बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, जितना अमाउंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो नोटिफिकेशन 1% का आया हुआ है। Next, provided also that for the purpose of this act, the value of supply shall include any tax, duty, sales, fees, charge levied under any law for the time being in force other than this act and the GST compensation act if charged separately by the supplier। कुछ नया नहीं है, तो आप ऑलरेडी जानते हो। Provided also that in case where penalty is leviable, देखो जब बोल रहे हैं कि जब सीजीएसटी में और एसजीएसटी में पेनल्टी लगती है ना, तो आईजीएसटी की होगी तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा, दोनों पेनल्टी का टोटल कर देना और वो आईजीएसटी की पेनल्टी मानी जाएगी। लो जी, द चैप्टर इज ओवर। कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आपका आईजीएसटी एक पूरा खत्म हो गया है, जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई भी हो गया और मिसलेनियस प्रोविजंस भी हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंपनसेशन सेस। तो अभी जो इसमें पढ़ा है ना मैंने प्रोविजंस, इसमें ज्यादा कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी स्पेशल प्रोविजन नहीं है ज्यादा, केवल जितना मैंने आपको बताया उसको वापस रिवाइज कर लेना बस। ठीक है, ओके। कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज क्लास को करते हैं एंड और नेक्स्ट क्लास करते हैं स्टार्ट।
चलो जी, कुछ है भी नहीं वैसे इसमें डाउट जैसा। चलो जी, क्लास एंड कर रहा हूँ मैं, नई क्लास को ज्वाइन कर लेना फिर।